हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई के क्लास 12th का जो टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पेपर कोड आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। इसके हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, यानी सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं हमारे इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने देखा हो देन बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आज हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, यानी सेक्शन बी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस in this set 1, 2, 3 which contains the element 1, 2 and 2, 1। तो अगर आपको ध्यान हो बच्चों, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। इसका आंसर भी अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, यहाँ पर सी पार्ट सही हो जाएगा। समझे कौन कौन से रिलेशंस बनेंगे, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोला हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन करके दे रहा है फ्रॉम आर टू आर, और इस तरीके से इसका डेफिनेशन है, और यहाँ पर एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फंक्शन एफ कैसा फंक्शन है ये हमसे पूछा हुआ है। 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, या फिर नॉट डिफाइंड। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर फंक्शन का जो इनपुट है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स के प्रेजेंस की वजह से एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। समझे, तो यहाँ पर बेसिकली ये डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। यहाँ पर ये जो फंक्शन दे रखा है आपको इस तरीके से, तो पूछा हुआ है कि ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन टू है, इस टाइप की बातें आप लोगों से पूछी गई हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, ये फंक्शन आपका 1 1 तो हो नहीं सकता। 1 1 क्यों नहीं होगा, अगर आपने इसमें 1 इनपुट किया है ना, तो इनपुट अगर ऑड है तो आउटपुट आएगा इनपुट प्लस 1/2, यानी 1 + 1/2, यानी ये मिल गया 1। ठीक है, और अगर आपने 2 इनपुट किया, मतलब इनपुट अगर इवन है तो आउटपुट आएगा इनपुट अपॉन 2, यानी 2/2 यानी 1। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैनी इनपुट्स पे यूनिक आउटपुट वाली कंडीशन बन रही है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन मैनी 1 फंक्शन है। समझे, तो यहाँ पर 1 1 के लिए कहाँ पर मना किया हुआ एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 1 के लिए मना किया हुआ है, और यहाँ पर भी 1 1 के लिए मना किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन डी में इसने इसको ऑन टू होने से भी मना कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इसका आउटपुट होगा ना वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इवन हो या ऑड हो। आप यहाँ पर वेरीफाई करके देख सकते हैं, मतलब इसका रेंज और कोड डोमेन हमेशा सेम आएगा। समझे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर अगर 3 डालोगे ना, तो 3 डालोगे तो क्या मिलेगा, आउटपुट 2 आएगा। समझे, और 4 डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा, फिर से 2 आएगा। लेकिन अगर 5 डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा, तो 3 आएगा। समझे, मतलब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 1, 2, 3, इस तरीके से आउटपुट यानी रेंज। तो रेंज और कोड डोमेन बिल्कुल सेम होने की वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू तो रहेगा, है ना। और ऐसा यहाँ पर ऑप्शन सी में बोला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन 24 चैप्टर 2 में से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस के पास जाएंगे। तो कॉस में लिखा हुआ है 13 π/5, एंगल आपको दिख रहा होगा। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 3 π - 2 π/5, एक बार चेक करके देखना, ये बनेगा cos 2 π/5 बट विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos 2 π/5। ठीक है, इस माइनस को बाहर निकाल सकते हो, तो ये बनेगा साइन इनवर्स cos 2 π/5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, इसको हम लिखेंगे π/2 - 2 π/5। तो यहाँ पर अगर आप लोग एलसीएम लेंगे ना एंगल के अंदर, तो साइन इनवर्स यहाँ पर क्या बनेगा, साइन 5 π - 4 π यानी π/10 हो जाएगा। कहने का मतलब फाइनली आंसर आपका -π/10, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन भी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे इंटरवल पूछा हुआ है जिसमें ये कंडीशन होल्ड करे।
ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया हुआ है। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर कॉस इनवर्स को लिखो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ से साइड चेंज करो, ये बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स। नाउ दैट इज ग्रेटर देन π/2। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग दोनों ही तरफ डिवाइड कर देंगे, सो वी विल बी गेटिंग साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ x विल बी ग्रेटर देन साइन π/4 यानी 1/√2। अब अगर आपको याद हो साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो, इनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में चलती है। तो यहाँ पर x 1/√2 से तो बड़ा होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। 1/√2 से तो x बड़ा होगा, लेकिन कितना भी बड़ा हो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, या तो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो ये वाला इंटरवल आपको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे गिवन ऑप्शंस में, तो 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल तो कहीं नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता ऑप्शन सी में है। मेरा मतलब कहने का ये है कि ऑप्शन सी में यहाँ 1 पे ना क्लोज इंटरवल होना चाहिए था। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंटरवल दे रखा है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए था बच्चों। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और A + A ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चों, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर आपका साइन अल्फा और यहाँ पर आपका कॉस अल्फा। इस तरीके से दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब A + A ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, दिस विल बी 2 cos अल्फा, यहाँ पर 0, यहाँ 0 और यहाँ पर 2 cos अल्फा। और इसे हमें कंपेयर करना है यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 1 0 0 1 लगा लो। यहाँ पर जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 cos अल्फा = 1, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया मैंने, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ चुके हैं। तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, मतलब अल्फा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2 यानी π/3, यानी ऑप्शन बी को यहाँ पर आप मार्क कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और ये किसके इक्वल है, हमसे ये पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखकर आप में से बहुत से बच्चों ने सोचा होगा कि ये क्वेश्चन तो डिलीटेड सिलेबस में से आ गया है। बिल्कुल सही बात है, अगर इसको सिंपल वे से करना है तो आप इसको प्रॉपर्टी से करना पसंद करेंगे, है ना, और प्रॉपर्टी तो डिलीट हो चुकी हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डिलीट हो भी गई हैं तो भी आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर्टी आती हैं और आपने प्रॉपर्टी से ही कर दिया तो फिर देखा किसने है। तो मैं बताओ कैसे करूं, मैं तो प्रॉपर्टी से ही करूंगा, मुझे प्रॉपर्टीज आती हैं। मैं अगर यहाँ पर तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूं, मतलब C1 में C1 + C2 + C3 कर दूं, तो यहाँ पर 3y + k आएगा, उसको कॉमन ले लूँगा। 3y + k कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 1 1 ऐसा बचेगा। आप चेक करते रहना मैंने किस तरीके से किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लगाऊंगा, मतलब मैं क्या करूँगा, ρ1 - ρ2 और फिर मैं ρ2 - ρ3 भी करूँगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है बच्चों, तो यहाँ पर आपका बनने वाला है 0, यहाँ पर क्या बनेगा, दिस विल बी -k और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 0। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, ρ2 - ρ3 भी करने के लिए। तो ρ2 - ρ3 करोगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर सिर्फ k बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -k। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से एक्सपेंड कर दो, कहाँ से एक्सपेंड करोगे, ρ1 से कि C1 से, मैं C1 से एक्सपेंड कर दूंगा। जैसे ही C1 से एक्सपेंड करेंगे ना तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर तो रहेगा ही, बस आपको k² भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है k² × 3y + k, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 भी हो चुका है। 28 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन 28 में एक मैट्रिक्स दे रखा है और ये एडजॉइंट है मैट्रिक्स बी का। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी लिखूँ तो वो ये दे रखा है इन्होंने, हमें यहाँ पर बी इनवर्स निकालना है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी को डिटर्मिनेंट ऑफ बी से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकालें, ध्यान से सुनना, इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। कहने का मतलब ये है, मैं कहने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट निकालिए, मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे ही मैं एक्सपेंड करूँगा, मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ रो 3 से। तो यहाँ पर एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 और ये बनेगा आपका -6 और ये प्लस का 4, 4 - 6 यानी माइनस का 2 आ जाएगा। फिर आपका आएगा यहाँ पर -2 मतलब यहाँ पर 3 और -8, 3 - 8 यानी -5। इसको सॉल्व करेंगे 10 - 8 यानी ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिला वो ये मिल चुका है। तो यहाँ से मैट्रिक्स बी का अगर तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर में ऑर्डर -1। समझे? तो इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी मिल जाएगा +-2 का अंडर रूट, ऐसे हो जाएगा। समझे? तो बस इस चीज़ को यहाँ पर रख दोगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर √2 से हम डिवाइड कर देंगे और एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा मुझे ऑप्शन में, मतलब ये तो आपका मैट्रिक्स ए था, तो यहाँ मैट्रिक्स ए लगा दो, मतलब +-1/√2 इंटू मैट्रिक्स ए। तो ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिख ही रहा होगा। ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब वैसे तो क्वेश्चन देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है कि मुझे a की पावर 5 तक सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन चलो काम शुरू करते हैं। आपको देखने में बहुत ही सिंपल लगने वाला है ये। तो यहाँ पर जैसे ही a स्क्वायर निकालोगे ना सबसे पहले, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग क्या निकालोगे, मैट्रिक्स a का स्क्वायर निकालोगे। तो मैट्रिक्स a तो ये लिखा ही हुआ है, यहीं पर फिर से मैट्रिक्स a लिख दो। कहने का मतलब 1 1 1 -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ -1, यहाँ 1 1 1। मैंने यहाँ पर a इंटू ए साथ ही साथ लिख दिया ताकि a स्क्वायर मुझे बड़े आराम से मिल जाए। तो यहाँ पर a स्क्वायर मैं साइड में लिखूंगा। a स्क्वायर क्या आने वाला है, 1 इंटू 1, ठीक है ना। यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 1 -1 +1, यानी यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। फिर यहाँ पर -1 फिर +1 और फिर -1, यानी समझे, -1 +1 -1 क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको -1। अच्छा, फिर यहाँ पर 1 फिर -1 कैंसिल और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। आगे चलते हैं, 1 -1 कैंसिल और यहाँ पर 1 मिलेगा। -1 +1 कैंसिल, फिर -1 ही बचेगा। 1 -1 और फिर 1 ही बचेगा। यहाँ पर 1 -1 और फिर 1 बचेगा। -1 +1 फिर -1 बचेगा। 1 -1 1 यानी ये बचेगा। यानी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, तो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल हो गया। बस यहीं से सारा खेल बदलेगा। ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो यहाँ से ए क्यूब निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए करोगे। ए स्क्वायर का मतलब ए है, इंटू ए पहले से ही है, ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन आएगा कि ए क्यूब किसके इक्वल हुआ, तो ए के इक्वल हो गया। यहाँ पर आप देखते रहना, ठीक है। फिर यहाँ से जब a4 निकालना होगा तो आप क्या कहोगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। समझे? तो यहाँ से क्या मतलब होगा कि a की पावर 4 ये भी किसके इक्वल हो गया, तो मैट्रिक्स a के ही इक्वल हो गया। ठीक है, फिर a की पावर 5 की बारी, सेम तरीके से आप इसको भी मैट्रिक्स a के इक्वल बड़े आराम से दिखा सकते हो। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर अगर आप इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करो, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, आपको दिख रहा होगा। तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 30 में हमें y = e की पावर -x दिया हुआ है और डबल डेरिवेटिव पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो यह आएगा -e की पावर -x। फिर से डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर ये d2y/dx2 आ जाएगा। समझे? तो ये क्या बनेगा, e की पावर -x एज इट इज, एक पावर में से भी आएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, यानी ऐसा मिलेगा। और ये आपका y के ही इक्वल है जो गिवन फंक्शन था। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू। आपको डबल डेरिवेटिव तो निकालना है लेकिन t = a पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर dx/dt और dy/dt निकालेंगे तो dy/dx मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये बनेगा 2a, मतलब dy/dt क्या बनेगा, तो 2a। और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे भैया, dx/dt, तो ये बनेगा 2t।
समझे। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा फाइनली a अपॉन टी। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे ना x के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा माइनस a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2t लगाना पड़ेगा मुझे, dx बाई डी टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है dt बाई डी एक्स में, समझे। तो रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये बनेगा माइनस a अपॉन 2t की पावर 3। ये आपका डबल डेरिवेटिव आ चुका है, जिसमें t की जगह हमें बस a डालना है। तो t की जगह जैसे ही मैं a डालूंगा तो ये क्या बनेगा, माइनस a अपॉन 2 a की पावर 3, यानी ये बनेगा -1 अपॉन 2 a स्क्वायर, समझे। यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। समझ गए सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। देखो पहली बात, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉन्टिन्यूअस क्यों है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 आएगी। RHL की वैल्यू भी यही आएगी और LHL की वैल्यू भी यही आएगी, ठीक है। तो मतलब कॉन्टिन्यूअस तो 1 पे होगा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे ना, यहाँ पर डेरिवेटिव लेके देखोगे तो ये तो आपका 2x बनेगा और ये -1 बनेगा। कंडीशन आपको दिख ही रही होंगी, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर आप लोग f'1 निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 2, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो -1। कंडीशन आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो ये इक्वल ना होने की वजह से ये डिफरेंशिएबल कभी नहीं हो पाएगा। मतलब ऑप्शन ए को ही मुझे मार्क करना पड़ेगा, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। गिवन फंक्शन आगे चलते हैं। क्वेश्चन 33 में क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कर्व दे रखा है। इस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो किस पॉइंट पे होना चाहिए, हमसे ये पूछा हुआ है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब स्लोप की वैल्यू 0 दे दी, मतलब डेरिवेटिव कर लो। तो ये बनेगा 2x माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई एक्स का 1, यहाँ पर 2y इंटू वाई डैश 27 का 0 हो जाएगा। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश कॉमन ले लो, 2y माइनस एक्स इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी y माइनस 2x। तो यहाँ से डेरिवेटिव क्या मिल गया, y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स। ये तो स्लोप का एक्सप्रेशन होता है, इसे 0 के इक्वल रख दो। यहाँ पर गिवन कंडीशन को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी 2x, ठीक है ना। इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं अपने कर्व में। तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x प्लस वाई स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स 27 पहले से ही है। तो ये क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना बच्चों, तो 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी ये बनेगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 27, यानी x स्क्वायर आपका आ जाएगा 9, यानी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, समझे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कौन से वाला ऑप्शन देखो, अगर x 3 होगा तो y 6, x माइनस 3 होगा तो y माइनस 6, इस तरीके से देखो, ठीक है। तो ऑप्शन ए को यहाँ पर आप मार्क कर दो क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर पूरी चीज को रब कर देता हूँ पहले, ठीक है बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक वायर है जिसका लेंथ दे रखा है, इसको बेंट करके आपके लिए सेक्टर बना दिया गया है। देखो सेक्टर मतलब इस तरीके से कुछ होगा, है ना, इस तरीके से कुछ होगा। इसका यहाँ पर एंगल आप थीटा एज्यूम कर लो, इसके रेडियस को आप आर एज्यूम कर लो। यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, ये क्या आने वाला है बच्चों, दिस विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, पाई आर थीटा अपॉन 180, इस तरीके से ये वाला लेंथ आ गया, समझे, जो यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर जो बन जाएगा ना, आर प्लस दिस लेंथ, कहने का मतलब यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा, 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180, इस तरीके से। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे हम, जरा कुछ चीज़ों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका 20 माइनस 2r इंटू में 180 अपॉन पाई आर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एरिया लिखोगे ना, एरिया लिखोगे तो वो आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
अब यहाँ से मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, पाई आर थीटा इंटू में आर अपॉन 360 ऐसे लिख रहा हूँ। और यहाँ पर फिर से वापस आओ और इस चीज़ को देखना मैं मॉडिफाई कैसे करूँगा। पाई आर थीटा अपॉन 360, चेक करो, ये पाई आर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 180 नीचे भेजा, इसमें से 2 भी कॉमन लेकर नीचे ही भेज दो, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 10 माइनस आर, ठीक है ना। तो पाई आर थीटा अपॉन 360 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको एरिया फंक्शन बहुत सिंपल मिल जाएगा, मतलब 10 माइनस आर इंटू आर, यानी ये बन जाएगा 10 आर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें बेसिकली मैक्सिमम एरिया के बारे में ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैंने एरिया फंक्शन तो निकाल लिया, इसको मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो। तो ये बनेगा 10 आर का 10 ही हो जाएगा माइनस 2 आर। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखोगे, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग चाहो तो डबल डेरिवेटिव निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर ये जो एरिया है ना, उसका डबल डेरिवेटिव जब करोगे तो वो पक्का नेगेटिव आएगा, मतलब एरिया फंक्शन मैक्सिमम होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल मैं आर की वैल्यू को अपने एरिया फंक्शन में डालूंगा, तो ये क्या बनेगा आपका, ए की वैल्यू व्हेन आर इज इक्वल टू 5, तो ये बनेगा 10 इंटू 5 यानी 50 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25, सॉल्व करो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ठीक है बच्चों, 35 को देखते हैं जरा, इसमें क्या है। क्वेश्चन 35 में हमें फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन डिक्रीज करेगा या नहीं हमको ये बताना है। अगर इसका डेरिवेटिव कर लो ना, यानी फंक्शन को अगर मैं एफ एक्स मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा मिलेगा। हमको पता है cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाती है। इसको -1 से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स। इनइक्वालिटी चेंज कर दी है मैंने, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। पूरे में जैसे ही 1 ऐड करोगे ना बच्चों, तो ये बन जाएगा 2। यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा, जो कि आपका डेरिवेटिव का ही एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर ये 0 बनेगा, मतलब डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा होने वाला है, मतलब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग के लिए बात पूछी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे। नो वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एज नेगेटिव, दैट मीन्स ये फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो पाएगा एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स एट द पॉइंट ए कोमा 2a, तो यहाँ पर आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है। डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, तो चलो काम शुरू करो। पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2a अपॉन वाई, चेक करके देखना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे वाले का भी करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y डैश विल बी इक्वल टू 4x अपॉन a, चेक करके देखना, ठीक है बच्चों। अब जरा पॉइंट को यहाँ पर डालते हैं, तो यहाँ पर m1 लिख लेना, तो पॉइंट a कोमा 2a यहाँ पर पुट करोगे तो ये 1 मिलेगा, इसमें पुट करोगे तो m2 लिख लेता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पर x की जगह a डालना है मुझे, तो यहाँ पर 4a अपॉन a, यानी ये सिर्फ 4 रह जाएगा। अब यहाँ पर tan थीटा निकालोगे ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 यानी 3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ मॉड लगा दो, कहने का मतलब 3/5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 36 भी हो चुका है। 37 को देखते हैं, इसमें क्या है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं और यहाँ पर z का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मतलब ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, x की जगह 0 y1, यहाँ पर y0 तो x1, यानी ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर आपको फिजिबल रीजन ये मिलेगा, मतलब ये 1 0 वाला पॉइंट और ये 0 1 वाला पॉइंट, और ये ओरिजिन यानी 0,0 तो है ही। तो यहाँ पर ओरिजिन पे निकालोगे तो ये तो 0 ही बनेगा, z एट 0,0, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये 0 ही रहेगा। z की वैल्यू 1,0 पे निकालोगे तो ये आपका क्या आएगा बच्चों, तो ये 3 आएगा। z की वैल्यू 0,1 पे निकालोगे तो ये 4 आएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 ही हो जाएगा। 4 होने का मतलब ऑप्शन बी को यहाँ पर आप मार्क कर दो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 में हमसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, है ना। तो इसने क्या पूछा है, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एलपीपी, यानी यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से आपको कंस्ट्रेंट्स लिखना है। ऐसे क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर बुक में भी थे, मैथ मिशन बुक में भी थे, अगर आपको ध्यान हो बच्चों। तो ग्राफ की हेल्प से मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना आप लाइन्स लिख लो, ठीक है, जैसे 0,38 और 76,0। तो किसी भी लाइन को लिखने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा,
y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू x माइनस एक्स वन, इस तरीके से। तो आप जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट को यूज करते हुए यहाँ पर इक्वेशन लिख लो, ठीक है ना। फिर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को यूज करते हुए यहाँ पर इक्वेशन लिख लो। अब यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए जब मैं इक्वेशंस लिखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन पहले तो इस फॉर्म में आएगी, है ना। ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेशन नहीं करने वाला, आपके लिए छोड़ दूंगा मैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इक्वेशंस मिलेंगे इस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स आपको लिखनी है, मतलब इनइक्वालिटीज लिखनी है। तो यहाँ पर आपको फिजिबल रीजन देखकर ये आइडिया लग जाएगा कि ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ये वाली कंडीशन बननी चाहिए, समझे। तो ऐसा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन से ऑप्शन में होगा, मतलब आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके पूरा सिंप्लीफाई करना, ऑप्शन बी वाला ही सही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 39 में क्या है, यहां पर आपसे मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल अकर एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो यहां पर ए और बी पे कंडीशन पूछी हुई है। तो यहां पर z की वैल्यू 3,4 पे निकाल के देखो क्या आएगी बच्चों। तो ये बनेगा 3a प्लस 4b, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, z की वैल्यू 4,3 पे जो आएगा उसके इक्वल। मतलब ये बनेगा 4a प्लस में 3b। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a इक्वल्स b आ जाएगा। a इक्वल्स b मतलब ऑप्शन बी में यही चीज आपको दिख रही होगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं क्या है। आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दे रखे हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है, मतलब ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पर अगर x 0 होगा तो y 1 यानी यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। और अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 आ रही है, मतलब यहाँ पर कहीं होगा। तो इस तरीके से तो आपका लाइन चलेगा ऐसे, ठीक है ना। अब ये मत कहना है कि सर यहाँ पर ये 1 को तो टच करके गया ही नहीं, भैया थोड़ा सा रफ ग्राफ है ना ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पर इस लाइन को भी बनाना पड़ेगा मुझे, यानी x लेस देन इक्वल टू 3, कहने का मतलब मैं x इक्वल टू 3 वाली लाइन यहाँ प्लॉट करूंगा। देखो इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका x इक्वल टू 3 वाला है। तो इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट लोगे तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करवाएगा, इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट लोगे तो ये भी ओरिजिन की तरफ शेडिंग करवाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कंडीशंस, तो मतलब इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट तो आपको दिख रहा है, यानी अगर इसको पॉइंट ए मानूं, इसे पॉइंट बी और इसे पॉइंट सी, तो पॉइंट ए आपके लिए क्या है बच्चों, एक सेकेंड, पॉइंट ए आपके लिए क्या है बच्चों, यहाँ पर ये तो 0,1 है। और पॉइंट सी भी आराम से दिख रहा होगा, पॉइंट सी क्या है, ये 3,0 बनेगा। ओरिजिन लिखो तो लिखो वरना मत लिखो। पॉइंट बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह 3 यहाँ पर पुट करना पड़ेगा मुझे इस लाइन में। x की जगह 3 पुट करोगे, 3 माइनस वाई इक्वल्स -1 ऐसे बनेगा। यहाँ से सॉल्व कर लो, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, कहने का मतलब 3,4 यहाँ पर ये वाला कॉर्नर पॉइंट आएगा। अब ये रहा z, यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करो, ठीक है बच्चों, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स की। तो z की वैल्यू a पे निकालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 0,1 डालो तो ये 4 हो जाएगा। 3,4 डालोगे तो 3,4 डालोगे तो पहले तो 9 बनेगा, प्लस में 16 यानी 25 आ जाएगा। अब इसको डालो जरा, 3,0 मतलब ये 9 हो जाएगा। ओरिजिन को डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज करना है और इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो ये रहा इसका मैक्स वैल्यू यानी 25, यानी ऑप्शन सी को आप यहाँ मार्क कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, यानी सेक्शन सी की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा सेक्शन सी। यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है ऑन जेड, यानी आर देखो इस तरीके से डिफाइंड होने वाला है। यहाँ पर रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड होगा कि रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी प्रेजेंट होगा तो ए और बी वो पक्का इंटीजर होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि रिलेशन आपका इंटीजर्स पे ही डिफाइंड है। लेकिन ए और बी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री के ऊपर आपको कंडीशन दिख रही होंगी, ऑप्शंस को पढ़ के आप देख सकते हो, है ना। तो रिफ्लेक्सिविटी को अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर a, बिलोंगिंग टू r वाली कंडीशन होगी या नहीं, ये पता कर लेते हैं। a, बिलोंगिंग टू r फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस कंडीशन को अगर वेरीफाई करना चाहोगे इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के लिए, तो आपको मिलेगा a² - 7a × a + 6a², और ये पक्का 0 आएगा, कोई डाउट नहीं है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा,
ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव से जहां मना कर रखा हो उन ऑप्शंस को हम कट कर देंगे। दिख रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। अब जरा सिमिट्री को चेक करते हैं। तो सिमिट्री के लिए यहाँ पर अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर चेक करूँ 6,1, एक बार चेक करके देखते हैं 6,1। यहाँ पर 6,1 को चेक करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, 36 माइनस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 7 इंटू 6 इंटू 1 यानी 42, और यहाँ पर 6 इंटू 1 स्क्वायर यानी 6। कहने का मतलब ये पक्का 0 आएगा, मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। लेकिन जरा 1,6 बिलोंग्स टू आर, यस और नो, ये चेक करके देखते हैं। तो 1,6 यहाँ पर वेरीफाई करोगे ना, तो 1 का स्क्वायर ये रहा, माइनस ये तो फिर से 42 ही बनेगा, प्लस यहाँ पर 6 इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 6 यानी 216 आएगा। अगर ये 0 आ जाए तो मुझे बता देना। कहने का मतलब ये हुआ कि 1,6 वाला जो पेयर है ये आपके रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। तो 6,1 प्रेजेंट होगा, 1,6 प्रेजेंट नहीं होगा। 1 एंड 6 दोनों इंटीजर्स ही हैं, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो पाएगा। अब अगर सिमेट्रिक नहीं होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है ही, तो ऑप्शन डी में यही चीज आपको दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। अब 42 क्वेश्चन जो है ना, बेसिकली मैं इसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बोल सकता हूं। मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं ना वो पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस के ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 42nd क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मैं बोल सकता हूं। ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो नोटेशन यहाँ पर दिया हुआ है ना, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ये ना फैक्टोरियल का नोटेशन है, जो कि पहले एनसीईआरटी के बुक में यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। आप 11th क्लास की बुक में चेक करके देखना, ठीक है ना। चैप्टर 7 में फैक्टोरियल आप लोगों के लिए सबसे पहले पढ़ाया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पर ये फैक्टोरियल तो है, लेकिन ये हमको पता नहीं होगा, ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होगा, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों को। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। मतलब मैं तो सॉल्यूशन कर ही दे रहा हूँ फिलहाल, लेकिन मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब ये 4 बन जाएगा। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 6 यानी 18 हो जाएगा। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, अब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24 इंटू 4 यानी ये बनेगा आपका 96। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये 6 हो गया, ये 24 और ये आपका 120, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो अभी भी ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, एक्सपेंड करोगे दिमाग की दही तो होगी ही। तो यहाँ से बेसिकली अगर मैं रो 3 में देखूँ तो कुछ कॉमन है क्या, 6 कॉमन है। तो यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 20 मिल जाएगा। यहाँ से क्या 4 कॉमन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2 कॉमन आ सकता है। कहाँ से, मैं रो 2 में से कॉमन ले रहा हूँ 2। तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर ये 6 को 12 कर दो फिलहाल, एक सेकंड रुको, यहाँ पर इसको मैं 12 ही कर देता हूँ। और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा 48। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी और भी चीज़ें कॉमन आएंगी, यानी यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो 2 कॉमन लोगे तो 24। अभी मैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ कर रहा हूँ, ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन भैया यूज कर रहा हूं, क्या करूं, जब क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है बेसिकली, तो यहां पर अब मैं कुछ भी करूं, मेरा काम है सॉल्यूशन करना। तो जैसे ही मैं यहां से कॉमन लूंगा 2 को, तो यहां पर 1 2 1, यहाँ पर 2 9 4, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 कॉमन लिया है तो 3, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 10, ऐसे आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमें एक्सपेंड करना है, अभी भी ये केक वॉक नहीं है, बहुत लंबा प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ना ही था बेसिकली। अब यहाँ से मुझे इसका एक्सपेंशन करना होगा, तो रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू क्या बनेगा, 90 माइनस 96 यानी ये -6 आ जाएगा। फिर आप लगाओगे -2 इंटू क्या बनेगा, यहाँ पर 20 माइनस 24 यानी ये बन जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 3, ये क्या बनेगा आपका 8 माइनस 9 यानी ये -1 हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, -6 -3 -9 और ये प्लस का 8 माइनस 9 यानी -1 यानी माइनस का 24 आ जाएगा। माइनस का 24 यानी ऑप्शन डी को यहाँ पर मार्क कर दो, ठीक है बच्चों। अब मजे की बात यह है, क्वेश्चन 42 के बारे में बता चुका हूं। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दिस डिस्टिंग्विश फैक्टोरियल नोटेशन विच इज नॉट इन आवर टेक्स्ट बुक, तो ये क्वेश्चन बेसिकली सिलेबस में नहीं है। यहां सॉल्व करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी भी यूज की है, वो तो मेरी मर्जी है,
मतलब यहाँ से डायरेक्टली अगर आप एक्सपेंड करके सॉल्व करना चाहो तो आपकी मर्जी थी, लेकिन ये चीज़ देखकर इन्होंने इस क्वेश्चन को बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस बना दिया। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, इसकी जगह इन्हें क्या बोलना चाहिए था, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 की जगह इनको बोलना चाहिए था अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। समझे? चलो खैर, अब इन्होंने जो कर दिया है वो तो कर ही दिया है। देखते हैं सीबीएसई क्या डिसीजन लेती है इस बारे में। क्वेश्चन 43 को देखते हैं। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, और यहाँ पर इसके इक्वल रख के हमें ए और बी के ऊपर कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ पर इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा मुझे, तो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। मैं सबसे नीचे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये 1 माइनस टेन थीटा पहले से ही लिखा हुआ है, यह है आपका टेन थीटा और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका आप क्या करोगे, एडजॉइंट निकालोगे। तो एडजॉइंट में क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल वालों का साइन चेंज। मैंने कर दिया है, एक बार ध्यान से देख लो बच्चों। ठीक है, अब यहां पर इसको डिवाइड करोगे इसके डिटर्मिनेंट के साथ। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगा दो। आप सोचोगे यहां पर लगाना चाहिए था, मैंने यहां क्यों लगाया भाई, यहां पर ये पूरा कांस्टेंट आएगा ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहां पर लिखोगे, उसको आगे लिख दिया मैंने, समझे ना। तो यहां पर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा। तो ये क्या बनेगा आपका, तो यहां पर ये बनेगा आपका 1 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर से ये 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। मतलब यहां पर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी करूंगा ये डिटर्मिनेंट वैल्यू वाली जो कांस्टेंट है जो मैंने बाहर लिखी हुई है। यहाँ पर बनेगा माइनस टेन थीटा मतलब माइनस का 2 टेन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर वाला सेम, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर प्लस टेन थीटा मतलब 2 टेन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर वाला सेम। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर वाला सेम, ये पूरा मैट्रिक्स बनेगा। अब ये जो चीज़ है ना बेसिकली, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन या फिर यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन, अगर इस चीज़ को आप देखोगे ध्यान से तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ पर इस माइनस को मत देखो, तो फिर आपको ये भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिखेगा। मतलब मैं यहाँ पर पहले से एक माइनस को लगा के बैठा हूँ, अगर आपने ध्यान से देखा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अब इसको मुझे इसके साथ कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू cos 2 थीटा और b की वैल्यू sin 2 थीटा। अब ऐसा मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आई? ठीक है, क्वेश्चन 44 को देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है। जरा इस चीज़ को रब कर दूं पहले तो, ठीक है। तो चलो जरा क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर ये कर्व दे रखा है, इसका नॉर्मल अगर इस पॉइंट पे बनेगा तो वो किस और पॉइंट से पास करेगा, आपको ये पता करना है। मतलब ये पॉइंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके ऊपर नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल अब किस पॉइंट से पास करेगा ये आपको बताना है। तो पहले नॉर्मल तो लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका वाई डैश, यहाँ पर 6x का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 15x स्क्वायर। यहाँ पर 3 नहीं लिखा, मतलब 3 मैं नीचे लिखने वाला हूँ। मतलब ये क्या बनेगा, 2 माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ पर जैसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को डालोगे तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा 1,1/3, इसको डालने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर यानी -3 आएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आ जाएगा, इसका उल्टा करो, -1 से मल्टीप्लाई करो यानी 1/3। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा y माइनस 1/3 इक्वल टू ये रहा स्लोप, और x माइनस x1। ठीक है ना। अब यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन से वाले ऑप्शन में गिवन पॉइंट जो भी हैं वो इसको सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है ना। तो पहले वाले को चेक करता हूँ, 3,1 यहाँ पर डाल के देखते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना, डायरेक्टली चेक कर लेंगे। यहाँ 3,1 डालो, y की जगह 1 डालोगे, 1 माइनस 1/3 यानी ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पर 1/3, यहाँ 3 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पॉइंट आपको दिख रहा होगा x कोऑर्डिनेट यानी 3, तो 3 माइनस 1 यानी 2, यानी यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में जो गिवन पॉइंट है वो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, जो कि नॉर्मल का इक्वेशन है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले कर्व के लिए। तो हमारा काम हो चुका है, ऑप्शन ए मैंने मार्क कर दिया है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 45 को देखते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। डेरिवेटिव शुरू कर दो, यहाँ पर y डैश करोगे, साइन का हो जाएगा कॉस, और ये एंगल सेम रहेगा, एंगल का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 आएगा, डिनोमिनेटर में √1 माइनस x स्क्वायर आएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पर कर देता हूँ। अब यहाँ से फिर से डिफरेंशिएशन करो, यानी 1 माइनस x स्क्वायर का रूट सेम रहेगा, y डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पर -x y डैश अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर आएगा। आप चेक करके देखते रहना। यहाँ पर यह हो जाएगा -4 साइन
2 साइन इनवर्स एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू -4। और ये पूरा एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन में y दे रखा है, मतलब -4y। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको उठा के इधर ले जाओ, मतलब आपको मिलेगा एक्स वाई डैश -4y। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई वन -4y। समझे, y डैश यानी y1 एक ही बात है, y डबल डैश यानी y2 एक ही बात है। समझे बच्चों, तो यहां पर बेसिकली आपको ये मिल चुका है, मतलब ऑप्शन सी में आपको यही दिख रहा होगा। क्वेश्चन 45 के लिए ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहां तक तो हमने सारा काम कर लिया, अब सिर्फ केस स्टडीज वाले क्वेश्चन रह गए हैं। और केस स्टडी हमारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर आया। मतलब ये क्वेश्चन हमारी मैथ मिशन बुक में भी है। अगर आपको याद हो, अगर आपके पास ये बुक थी, आपने इस क्वेश्चन को देखा अपने पेपर में और आपको मजा आ गया, तो बस मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर क्या दे रखा है बच्चों, some young entrepreneurs started an industry, young achievers, for casting metal into various shapes. They put up an advertisement online stating the same and expecting order to cast metal for toys. ठीक है, ये सारी चीज़ें बनानी है इन लोगों को। A group of friends wanted to make innovative toys and hence contacted the young achievers to order them to cast metal into solid half cylinders with a rectangular base and semicircular ends। ठीक है ना, तो यहां पर डायग्राम भी आपके सामने है। बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो होंगे ही आपके पास, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो हाफ सिलेंडर का हो जाएगा 1/2 πr²h। समझे, तो यहां से बेसिकली 2v की वैल्यू निकाल के रख लो, बाद में काम आएगी, देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन हमने करा हुआ है तो हमें पता है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी गई होंगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम वी ऑफ द कास्टेड सिलेंडर विल बी, तो वॉल्यूम वी मतलब मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन सी को यहाँ पर आप मार्क कर दो। ठीक है, अच्छा 47 में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर विल बी। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ये सिलेंडर होता तो इसका सरफेस एरिया हम क्या लिखते, टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr², ये लिखते है ना। लेकिन अभी ये सिनेरियो नहीं चलेगा, सिलेंडर आपका आधा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, वो तो πrh बनेगा, है ना। और यहां पर देखो एक सेमी सर्कुलर एंड ये रहा, एक सेमी सर्कुलर एंड ये रहा, मतलब हाफ πr² प्लस हाफ πr², क्या बनेगा, तो πr²। ठीक है, अब आएगा ट्विस्ट। यहां पर जो रेक्टेंगुलर बेस बोला हुआ था ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर बेस, तो रेक्टेंगुलर बेस में ना एक डायमेंशन क्या बनेगा, एक डायमेंशन इसका हाइट बनेगा और एक डायमेंशन बनेगा यहां पर डायामीटर, जो हो जाएगा 2r, क्योंकि रेडियस दे रखा है r। समझे, तो यहां पर इसका एरिया निकालने के लिए आप लोग यूज करेंगे लेंथ इंटू विड्थ वाला फॉर्मूला, यानी 2rh, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। समझे, तो यहां पर इसने पूछा क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर विल बी दिस मच। यानी देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा πrh प्लस πr² प्लस 2rh। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है। द टोटल सरफेस एरिया एस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ v एंड r। तो यहां पर जरा हम वापस लौटते हैं, इस वाले कंडीशन को देखते हैं। तो यहां से मुझे क्या करना है, v और r की फॉर्म में इस चीज को एक्सप्रेस करना है। ध्यान से देखना, यहां पर मैं πrh की वैल्यू निकालने वाला हूं, तो 2v/r आएगा। πrh देखो यहां पर पुट करूंगा मैं, ये आपका सरफेस एरिया आ चुका है, तो यहां पर ये बनेगा 2v/r। ठीक है ना, ये πr² को तो बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। अब यहां पर है 2rh, तो 2rh का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी 2v/, देखो rh का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आप पाई को नीचे ले आओगे, तो यहां पर ये πr बनेगा और ये 2 टाइम्स पहले से ही था, मतलब ये क्या होने वाला है, यहां पर ये 4v होने वाला है, इस तरीके से। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा मुझे, तो यहां पर ये πr² तो ऐसे ही रहने दो। इस पूरे में से अगर 2v/r कॉमन लिया जाए तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, दिस विल बी 1, है ना, 2v/r तो कॉमन लिया, यहां पर क्या बचेगा आपके लिए, यहां पर बचेगा 2/π। इसका आप एलसीएम ले लो, यानी पाई प्लस 2/π, इस तरीके से आपको दिखना चाहिए, जो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया है हाफ सिलेंडर का।
तो देखते हैं भैया किस ऑप्शन में है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, बाकी जगहों पे पाई आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, मतलब सबको पहले ही हटा सकते हो, ऑप्शन सी को ऐसे ही मार्क कर सकते हो सिर्फ पाई आर स्क्वायर को देखते हुए ही। लेकिन बाकी चीज़ों को भी मैच कर लेते हैं, तो 2v अपॉन पाई आर इंटू पाई प्लस 2 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर 49th क्वेश्चन में, फॉर द गिवन हाफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम वी द टोटल सरफेस एरिया एस इज मिनिमम व्हेन, यानी यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मिनिमम कब आएगा, अब हमको ये बताना है। मतलब यहाँ से डेरिवेटिव अब शुरू कर दो, डी एस अपॉन डी आर क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पाई आर, चेक करके देखो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बनेगा, माइनस 2v इंटू पाई प्लस 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है, तो मैं डबल डेरिवेटिव निकालकर वेरीफाई तो नहीं करने वाला कि डबल डेरिवेटिव पक्का पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इसने एस को मिनिमम निकालने के लिए बोला है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकाल सके, यहीं से कंडीशन मिल जाएगी जो यहाँ पर किसी ऑप्शन में हमको मैच करते हुए दिख जाएगी। तो यहाँ से बेसिकली मैं क्या करूँगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले साइड चेंज करो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर मिलेगा आपको पाई आर इज इक्वल टू वी इंटू पाई प्लस 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू वी इंटू पाई प्लस 2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में ऐसा ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा v इंटू पाई प्लस 2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 50, यानी लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, द रेशो h रेशो 2r फॉर s टू बी मिनिमम। अब सुनना, यहाँ पर आप लोगों ने v क्या लिखा था बच्चों, v आपने लिखा था 1/2 पाई आर स्क्वायर h, है ना। इस v को जरा यहाँ पर यूज करो, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पर है पाई स्क्वायर आर क्यूब, v मैं क्या लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ये वाली चीज़, तो यहाँ से बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते चलो, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर h और यहाँ पर ये पाई प्लस 2 है ही। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको जरा अंडरलाइन कर दो, यहाँ से एक पाई बचेगा, यहाँ पर ये पाई कैंसल आउट हो जाएगा, एक आर बचेगा। तो यहाँ से बेसिकली क्या मिलेगा, 2 पाई दिख रहा है आपको, 2 बचेगा, यहाँ से पाई बचेगा, यहाँ पर बेसिकली एक आर बचेगा, यहाँ पर ये पाई गया, आर स्क्वायर भी गया, सिर्फ एच बचेगा, यहाँ पर पाई प्लस 2। हमें क्या निकालना है, एच रेशो 2r। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा h अपॉन 2r क्या बनेगा बच्चों, दैट विल बी पाई अपॉन पाई प्लस 2। तो रेशो क्या आ जाएगा, पाई रेशो पाई प्लस 2। तो पाई रेशो पाई प्लस 2 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने इस वाले सेट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, मतलब पेपर कोड 65/1/4। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए जब मैं आपके लेक्चर्स लूंगा तो आपको उनकी अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट टर्म 2 की मैथ मिशन बुक भी जल्दी ही आने वाली है, इसके बारे में अपडेट आपको इस चैनल पे रेगुलरली मिलती रहेंगी, डोंट वरी फॉर दैट। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।